हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ आयगत एवं पूंजीगत मदों के चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कपड़े की औद्योगिक संस्था है, उसके कुछ सौदे यहाँ पर दिए गए हैं और उनकी आवश्यक जनरल की प्रविष्टियाँ करनी है तथा एक मशीन का खाता बनाना है। सारे जो ट्रांजेक्शन दिए हुए केवल और केवल मशीन से रिलेटेड हैं। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पूंजीगत आइटम्स हो सकते हैं और रेवेन्यू आइटम भी हो सकते हैं। हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम अकाउंट बनाएंगे तो जो आइटम पूंजीगत आइटम से संबंधित होता है, मतलब पूंजीगत मद है अगर, तो उस मद को हम इसी अकाउंट में जोड़ेंगे, मशीन के अकाउंट में। और अगर मशीन के ऑपरेशन से संबंधित है या दैनिक उसके क्रियाकलाप से संबंधित है, जैसे कि तेल का खर्चा हुआ या मशीन को ऑपरेट करने वाले का आदमी का खर्चा हुआ, इससे संबंधित अगर कोई व्यय रहेगा तो हम उसको अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्टूबर एक पुरानी मशीन क्रय की 2,40,000 की, उसे कार्ययोग बनाने में किया गया 60,000, उसे स्थापित करने में व्यय किया गया 40,000। तो आप देख रहे हैं कि मशीन खरीदा गया है, फिर जब तक मशीन अपने यहाँ लगकर तैयार ना हो जाए, काम करने के लायक न तैयार हो जाए, तब तक के सारे खर्चे मशीन के अमाउंट में जोड़ दिए जाते हैं। तो 2,40,000 की मशीन है, उसे कार्ययोग बनाने पर जो व्यय किया गया है वो 60,000 है, स्थापित करने पर व्यय किया गया है 40,000 है। तो ये सारे पैसे 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, इन तीनों को जोड़ देंगे और इनकी हम एंट्री करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश और बैंक। कैश पेमेंट किया गया है तो कैश, अगर बैंक से पेमेंट किया गया है तो बैंक से। तो 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो 3,40,000 हो गया और ये पहली एंट्री आपकी कंप्लीट। इस तरीके से आपकी पहली एंट्री जो है कंप्लीट हो जाती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरी एंट्री, दुर्घटनावश मशीन की क्षति पहुंची जिसके फलस्वरूप उसकी मरम्मत पर किए गए 35,000 रुपये व्यय। एक बार जब हम मशीन खरीद लेते हैं और उसको चालू कर लेते हैं, चालू करने के बाद अगर बीच में कभी उसमें कोई ख़राबी आती है तो उस खराबी को अगर हम दूर करते हैं या रिपेयर कराते हैं तो हम उसको रिपेयर अकाउंट में डालते हैं और हम ये मान के चलते हैं ये हमारा आयगत व्यय है, और उस आयगत व्यय को हम पूंजीगत मद न मान के हो आयगत मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसकी एंट्री हम करेंगे दूसरी, रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग मशीन रिपेयर्ड। 35,000 से रिपेयर किया गया है, तो दूसरी एंट्री हमारी ये बन जाएगी रिपेयर की। तीसरी एंट्री देखते हैं, मशीन के फोरमैन को चोट लगी, चोट पहुंची थी, क्षतिपूर्ति दी गई है 13,000 रुपये। तो 13,000 रुपये इसको दिया गया है, तो ये क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया। तो ऐसा जनरली हो जाता है बिजनेस में, इसका कोई दीर्घकालीन इफेक्ट बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ता है। शॉर्ट टर्म का कोई एक्सपेंस है, ऐसे ही इसको एक्सपेंस मानकर हम सीधा इसका अमाउंट पेमेंट कर देंगे और एंट्री इसके लिए करेंगे कंपनसेशन टू फोरमैन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी तीसरी एंट्री बन जाती है। 11 तारीख की एंट्री देखेंगे, मशीन के संचालक का वेतन दिया गया है। तो किसी भी प्रकार का ऑपरेटर हो चाहे हमारे यहाँ का वर्कर हो, अगर किसी प्रकार की सैलरी उसको दी जाती है तो हम किसी का नाम यहाँ पर ना लिखकर बस सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 11 तारीख की एंट्री देख सकते हैं। 11 तारीख की एंट्री सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। 12 तारीख देखें, मशीन के तेल आदि का भुगतान दिया गया है 25,000। अगर हमारा इस तरीके का कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे उसके तेल पर हो, चाहे उसका रिपेयरिंग हो, या उसमें कोई टूट फूट छोटी मोटी होती है उसको रिपेयर करने का हुआ, तो ये सारे एक्सपेंस हम सीधे सीधे कैश में पेड करते हैं और उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। अगर निर्माणी संस्था है तो उसके जो तेल या ग्रीसिंग पे कोई खर्चा किया जाता है तो वो
इन डायरेक्ट एक्सपेंस मानकर और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और बाकी के सारे छोटे मोटे खर्चे, चाहे छतपूर्ति का हुआ या सैलरी का हुआ या रिपेयर का हुआ, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। 31 तारीख में देखेंगे, नया मॉडल आ जाने के कारण मशीन का विक्रय 2,10,000 रुपये किया गया और मशीन का ह्रास 10% वार्षिक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2019 को मशीन हमारे यहाँ आई हुई है और 31 मार्च 2020 को हमारे क्लोजिंग है बुक की। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 31 मार्च को ये मशीन बेच दी गई है, 2,10,000 रुपये में बेची गई है। मशीन का हमारे जो टोटल प्राइस था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3,40,000 रुपये हमारे मशीन की प्राइस थी। अगर इस पर हम 10% डिप्रिसिएशन निकालते हैं, 10% इसके ऊपर अगर हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो देखिए इसका एंट्री यहाँ पर किया गया है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू एसेट्स 17,000। 17,000 क्यों आया हुआ है? क्योंकि मशीन तो हमारी 3,40,000 है। 3,40,000 का अगर 10% निकालते हैं तो 34,000 होना चाहिए। चूँकि ये मशीन हमारे यहाँ केवल 6 मंथ रही है तो वो 34,000 जो आ रहा था उस 34,000 का आधा, मतलब 6 महीने का 17,000 रुपये बनता है। तो वो 17,000 रुपये यहाँ पे मशीन के खाते में डिप्रिसिएशन अकाउंट DR2 एसेट्स का ये वैल्यू हम कम कर देंगे 17,000 रुपये से। उसके बाद की एंट्री हमें देखते हैं, मशीन बेच दी गई है, कैश अकाउंट DR 2,10,000 रुपये से, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 1,13,000। ये कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा, क्योंकि हमारे जो एसेट्स की वैल्यू बची हुई है वो लिखा हुआ 3,23,000। ये 3,23,000 डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आया हुआ है। 3,40,000 में से 17,000 हमारा डिप्रिसिएशन निकल गया, 17,000 डिप्रिसिएशन निकल गया तो मशीन की वैल्यू बची हमारे 3,23,000 और हमने जो उसको सेल किया है 2,10,000 में सेल किया है। तो जब 2,10,000 में सेल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर अगर हमारा निकल गया था तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई, सभी एंट्रियाँ हमारी कंप्लीट हो गई, बीइंग मशीन सोल्ड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसका अकाउंट हम देख लेते हैं, हमने अकाउंट भी इसका यहाँ पे तैयार कर दिया है। देख लीजिए मशीन का अकाउंट बना हुआ है। पहली एंट्री जो हमने ऊपर जनरल की एंट्री करी हुई है वो जनरल की एंट्री सारी इसमें लाके फीड कर दी गई है जो मशीन से रिलेटेड है। तो पहली एंट्री यहाँ पे जो आएगी वो हमारा एक अक्टूबर 2019 को मशीन परचेज की गई है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 3,40,000 ये हो गया। और दूसरी तरफ देखते हैं जब वर्ष का क्लोजिंग होता है, बाई डिप्रिसिएशन 17,000, बाई कैश जो मशीन सेल हुआ है 2,10,000 का, बाई लॉस ऑन एसेट्स 1,13,000 का। दोनों तरफ का अमाउंट हम देख रहे हैं बराबर हो जाए, 3,40,000 इधर भी हो जा रहा है और इधर का भी जोड़ते हैं तो 3,40,000 हो जाता है। और इस तरीके से हमारा ये वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9। आगे फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।